We were reading about the doctrine of lapse. Okay? Then, who introduced doctrine of lapse? Lord Dalhousie. The British Governor General Lord Dalhousie introduced the policy named doctrine of lapse. अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो हिंदुस्तान में 1848 टू 1856 1848 से 1856 तक रहा, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, यानी कि शुरू की। फॉर एनेक्सेशन, यानी कि दूसरे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। कौन से साम्राज्य? हाँ, कोई साम्राज्य जिसका रूलर, उस रूलर के पास कोई एयर मीन्स उत्तराधिकारी न हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे साम्राज्य को अपने अंडर में करने के लिए लॉर्ड डलहौजी जो है एक नीति लेकर आया जिसको नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उत्तराधिकार की कमी। और इस पॉलिसी के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन किंगडम्स को, इन साम्राज्यों को या इन प्रांतों को अपने अंडर में अंग्रेजों ने ले लिया। सतारा 1848, जैतपुर एंड संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। ओके। Another clause in this policy for annexation of a kingdom was alleged mismanagement in administration। कह रहे हैं कि इस पॉलिसी का, यानी कि इस नियम का एक दूसरा क्लॉज जो कब्जा करने के लिए बना था, उसको लोग ये कहते थे, यानी कथित रूप से उसको मिसमैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स अगर प्रशासन में कोई मिसमैनेजमेंट है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था किसी किंगडम का बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें भी इंटरफियर करके उसको अपने में मिला लेने का काम करते थे। यानी कि कोई साम्राज्य है, वहाँ का रूलर प्रशासनिक सिस्टम को, प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से नहीं चला पा रहा है, तो उसको भी जो है इंटरफियर करके, हस्तक्षेप करके उसको अपने साम्राज्य में अंग्रेज मिला लेते थे। ऑन द बेसिस, पुट योर फिंगर देयर, ऑन द बेसिस द किंगडम ऑफ अवध was annexed in 1856. All this led to a lot of discontent among Indian rulers. They became highly suspicious of the objectives of the British, and this feeling of insecurity became one of the factors that led to revolt. तो इसी आधार पर अंग्रेजों ने अवध के साम्राज्य को 1856 1856 में अपने कब्जे में ले लिया। अवध मीन्स आज का फैजाबाद, अयोध्या का जो क्षेत्र है, वो एरिया, बहराइच, गोंडा वगैरह, उसको जो है अवध प्रदेश के नाम से जानते थे। यस, तो उसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया 1856 में। कब ले लिया? 1856 1856 में। अच्छा, इन सभी कार्यों से इंडियन रूलर्स, यानी कि भारतीय शासकों के बीच डिसकंटेंट, यानी कि असंतोष फैल गया। होना ही है, आप किसी साम्राज्य को जबरदस्ती अपने साम्राज्य में मिलाएंगे तो वहाँ का कोई, मान लीजिए रूलर है, उसका कोई बेटा नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई तो होगा ना वहाँ। भाई वहाँ जो कोर्ट में, दरबार में लोग रहते हैं, वो लोग तो होंगे ना।
और अभी एक टेक्निक इनका कि मान लीजिए कहीं शासन व्यवस्था अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको भी इंटरफियर करके ले लेते थे। तो जिनका साम्राज्य जाएगा उनको तो नाराजगी होगी ना, उनको असंतुष्टि होगी कि नहीं होगी, बोलिए। तो बहुत सारे भारतीय शासकों के बीच जो है डिसकॉन्टेंट यानी कि असंतुष्टि हुई। दे बिकेम हाईली सस्पिशियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि बहुत अधिक उनको संदेह हुआ कि अंग्रेजों के नीति को लेकर, अंग्रेजों के उद्देश्य को लेकर, कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है। और साफ था उनका उद्देश्य, तो उनका उद्देश्य तो क्लियर था ना कि लगभग पूरे भारत पर हमको शासन करना है। और लगभग क्या, पूरे भारत पर हमें शासन करना, चाहे तरीका कोई भी हो, एनी हाउ। अभी हम बात कर रहे थे कॉर्नेटिक वार्स की, या हैदर अली की जो बात हो रही थी, पढ़े हम लोग ने हैदर अली 1782 में जिसकी मृत्यु हुई थी, हैदर अली, एंड उसके बाद जो है उसका बेटा टीपू सुल्तान, तो साउथ के ही थे ना वो, मैसूर कर्नाटका। धीरे धीरे पूरे भारत में ना अंग्रेजों ने अपना सिस्टम जमा लिया। आ रही बात समझ में? यस यस, पूरे इंडिया में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारत में, ऐसा नहीं कोई हिस्सा बचा हुआ था, पूरे भारत में। आ रही बात समझ में? पूरे भारत में उन्होंने अपना अधिकार जमाया। तो गोवा भारत से बाहर है, तो नो, जैसे पुर्तगाली थे, लेकिन जब तक अंग्रेज बहुत प्रभावशाली नहीं थे तब तक वो काम कर रहे थे। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच सबको खदेड़ दिया उन लोगों ने। हाँ, आए तो जरूर, लेकिन जितना प्रभाव अंग्रेजों का रहा उतना प्रभाव उनका नहीं रहा। और उसमें जो है फ्रेंच, यानी कि फ्रांस के जो लोग आए थे वो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव दिखा पाए, बाकी तो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। हाँ, जस्ट वेट, मुगल भी लूटे, लेकिन उसके बाद जो बच गया वो अंग्रेज लूट ले गए। क्योंकि एक समय था जब हमारे देश का जो जीडीपी हुआ करता था, लगभग 70 to 80% पूरे दुनिया का अकेले हिंदुस्तान का जीडीपी होता था। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिससे किसी देश के संपत्ति या उस देश के विकास का आकलन किया जाता है। अभी तो $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारतवर्ष की है, नियर अबाउट, 4 नहीं हुआ है अभी, $3.5 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की $18 ट्रिलियन के आसपास है। आ रही बात समझ में? और ये मानकर चलिए कि उस टाइम जो है कोई हिंदुस्तान के टक्कर में नहीं था, कोई, बिल्कुल यस बेटा, कोई एग्जैक्ट डाटा उस तरह का नहीं है, लेकिन कोई, मतलब वो ये समझिए कि कोई कंपैरिजन ही नहीं था दुनिया से कोई कंपैरिजन ही नहीं था। इसीलिए तो हिंदुस्तान को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया का मतलब यही था ना कि हमारे यहाँ संपत्ति बहुत अधिक थी, समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, और उस समृद्धि, संपत्ति का स्मेल यानी कि महक पूरी दुनिया में जा रहा था। तो सूंघते सूंघते चले आए कि भारत में जो है संपत्ति ज़्यादा है, चलते हैं। आ रही बात समझ में? तो भारतीय शासकों के बीच जो है असंतोष उत्पन्न हुआ, और इसे असंतोष जब होगा तो क्रांति होगी, रिवोल्ट होगा, यानी कि विरोध होगा। ऐसा असुरक्षा अंग्रेजों ने महसूस किया कि ज़्यादा इस तरह से अगर होगा तो लोगों के बीच में असंतोष फैलेगा, और असंतोष होगा तो लोग क्रांति करेंगे, विरोध करेंगे, उसका रिवोल्ट होगा।
Yes, 1857, yes, 1857. The other factor that generated intense discontent was the abolition of the titles and pensions. अच्छा, एक दूसरा फैक्टर, एक तो ये कि किसी साम्राज्य को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, यानी कि मान लीजिए साम्राज्य में कुछ दिक्कत है, उसके आधार पर इंटरफियर करके, या फिर उस साम्राज्य का कोई एयर उत्तराधिकारी नहीं है, उसके आधार पर उसको अपने कब्जे में ले लें, इससे तो असंतुष्टि थी। एक दूसरा फैक्टर काम किया असंतुष्टि का कि जिनको कोई पद मिला हुआ था, टाइटिल, जिन रूलर्स को कोई पद या टाइटिल मिला हुआ था, या जिनको पेंशन देते थे, जैसे मान लीजिए जिस साम्राज्य को अपने अंडर में लिया अंग्रेजों ने, तो उसका जो रूलर है या जो हेड बचा हुआ है, समझ रहे हैं, तो उसको कुछ पेंशन अलॉट कर देते थे कि इतना पैसा आपको गवर्नमेंट मतलब अंग्रेज सरकार देती रहेगी। बात समझ रहे हैं, अंग्रेज आपको इतना पैसा देते रहेंगे, बाद में चलकर उसको रोक दिए। हाँ वही, जैसे उनकी मर्जी, जब तक उनको लगा कि हम असुरक्षित हैं तो दे रहे थे, उनको लगा होगा कि हम अभी सुरक्षित हो गए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, उसको भी रोक दिए। तो जब उसको रोके तो और असंतुष्टि बढ़ गई। द टाइटल्स ऑफ मेनी एक्स रूलर्स लाइक द नवाब्स ऑफ द कर्नाटिक, सूरत एंड द राजा ऑफ तंजौर वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय डलहौजी एंड मेनी अदर्स वर रिफ्यूज्ड पेंशंस। फिर जो है बहुत सारे पुराने शासक एक्स रूलर्स, जैसे कर्नाटक के नवाब, सूरत के नवाब और तंजौर के राजा वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय डलहौजी एंड मेनी अदर्स वर रिफ्यूज्ड पेंशंस। डलहौजी's policies intensified the displeasure of the affected rulers to extent that a revolt broke out soon after Dalhousie left in 1856। कह रहा है कि डलहौजी की जो नीति थी उसने असंतोष फैलाया, डिस्प्लेजर, डलहौजी की नीति ने असंतोष फैलाया, और द अफेक्टेड रूलर्स टू द एक्सटेंट दैट अ रिवोल्ट ब्रोक आउट सून। और जैसे ही डलहौजी 1856 में गया तो 1856 में जो है रिवोल्ट स्टार्ट ही हो गया, लगभग पूरे भारत में, लेकिन अलग अलग समय में। यानी कि डलहौजी की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने अंग्रेजों के लिए काम तो किया, लेकिन उस पॉलिसी से इंडियन रूलर्स के बीच में डिसकॉन्टेंट हुआ, यानी कि असंतुष्टि हुई, और इंडियन रूलर्स ने उसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप डलहौजी 1856 में चला गया और 1857 में जो है रिवोल्ट, विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि वो रिवोल्ट यानी कि विद्रोह, वो क्रांति जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि सफल रही होती तो हम 90 साल पहले आज़ाद हो जाते 1857 में ही, और हो जाते अगर सभी जगह रिवोल्ट यानी कि क्रांति एक साथ होती। बात समझ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बात समझ रहे हैं। फिर मान लीजिए मध्य प्रदेश में क्रांति हुई तो उसको भी दबा दिया गया। अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों एक साथ क्रांति होती तो उसको दबाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता ना। इसलिए होता कि जब क्रांति शांत हो जाएगा एक प्लेस पर तो वहाँ जो प्रशासन काम कर रही है उनको अवसर मिल गया ना, अब वही जाकर दूसरे जगह पर भी काम कर लेंगे, और वहाँ तो पहले से कुछ लोग होंगे ही जहाँ, मतलब मान लीजिए वो सिस्टम आया है, दिक्कत हो रही है तो डबल हो गई उनकी व्यवस्था, और पूरे भारत में एक साथ होता तो उसको समाप्त करना या उसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता। और ऐसा भी हो सकता था कि 1857 में ही, 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन टेक्निक, रणनीति और उस तरह के सिस्टम से काम नहीं कर पाए लोग, जिसकी वजह से जो है नहीं हो पाया। ओके, दैट्स ऑल।